नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अमित मैथवर्स में, जहां मैथ बनता है आसान और कंसेप्ट होते हैं क्लियर। तो आइए आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग दो लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 1.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिए, हम पहले से लिख के रखें आप लोगों के लिए क्योंकि टाइम बचेगा। यहाँ बोला है क्वेश्चन कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन का कहना यह है कि किसी नंबर को हम 6 to the power n के फॉर्म में लिखे हैं, 6 to the power n। n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 2 3 4 समथिंग, है कि नहीं है? तो n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर को अगर पुट करेंगे, रखेंगे, तो 6 का पावर n जो नंबर बनेगा उसके एंड में अंतिम डिजिट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोगों को चेक करना है। तो ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ n की जगह पे 1 भरेंगे, नेचुरल नंबर पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 36। तो ऐसे एग्जाम्पल लेके चेक नहीं करेंगे, ऐसे दो एग्जाम्पल हम आपको बता दिए कि अंत में 0 आएगा कि नहीं, ये चेक करना है अगर n नेचुरल नंबर रखेंगे n के प्लेस पे। तो ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, अगर उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो वो निश्चित है कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, निश्चित हो गया। कौन सा नंबर? जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। क्वेश्चन का कहना यही है कि बताइए कि अंत में उसके एंड वाले डिजिट पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। नंबर 6 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है, n के जगह पे नेचुरल नंबर पुट करना है। तो हम मान लिए कि अगर कोई भी नंबर आने वाला है, जब 0 की बात हो रही है, तो अंत में 0 आएगा तो 10 से कटेगा, ये निश्चित है। और जब वो 10 से कटेगा तो 10 जिस नंबर से डिवाइड होता है, मींस 10 का फैक्टर क्या है? 2 और 5, तो वो नंबर 2 और 5 से भी कटेगा, है कि नहीं है? इट मींस इस नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में 2 और 5 इन्वॉल्व रहेंगे, भले कितनी बार भी रहे, भले 2 का पावर 4 रहे, 5 का पावर 3 रहे, समथिंग कुछ भी रहे, लेकिन 2 और 5 ही रहेंगे। तो जब 6 का पावर n है तो इसका फैक्टर करेंगे, इसके अंत में अगर 0 आ रहा होगा, 6 टू दी पावर n, n के जगह पे नेचुरल नंबर पुट करेंगे, अगर अंत में 0 आएगा तो इस नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का पावर n। 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 पावर n हो गया, n के जगह पे समथिंग कुछ भी आ सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ आया 2 इंटू 3। अगर कोई नंबर लास्ट में 0 से खत्म होता है, यूनिट डिजिट पे 0 आता है, तो ये निश्चित है कि उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा। लेकिन इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। इसका मतलब कि इस नंबर में अगर n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट पे 0 आने वाला नहीं है, ये निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में 5 नहीं है, और जिस नंबर के अंत में 0 होता है उसके फैक्टर में 2 5 दोनों रहता है, दोनों रहना कंपलसरी है। तो वही यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखे हैं, यहाँ तो आप लोगों को समझा दिए कि कैसे क्या होगा, वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि इफ एनी नेचुरल नहीं, इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0, अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 0 से समाप्त होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, एंड इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। जब वो 10 से डिवाइड होगा तो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं किसका? 6 टू द पावर n का। तो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर किए हैं तो आंसर आया 2 इंटू 3 का पावर n। तो इसको देखने से हमको ये पता चला, इसको ऑब्जर्व किए तो क्या पता चला कि इसमें 5 इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। it means 6 to the power n में 5 इन्वॉल्व नहीं है, इसके फैक्टर में 5 नहीं है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि क्या होगा, इस नंबर के अंत में 0 नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, hence for any value of n, अगर हम n के जगह पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो 6 टू द पावर n
विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो आपका जो 6 टू द पावर n नंबर है ये 5 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। हम n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो इसलिए therefore 6 टू द पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। अगर आप n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, तो इस नंबर के एंड में, अंत में आपका जीरो आने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा था चेक करिए जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो अब चेक हो गया है कि जीरो नहीं आएगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब आप एक्सप्लेन करिए वाई माने क्यों ये और ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर उस नेचुरल नंबर को बोलते हैं जिस नेचुरल नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक आए, 2 से अधिक आए, 2 नहीं 2 से अधिक ही आए। 2 फैक्टर तो ऑलरेडी होते हैं, एक वो नंबर खुद फैक्टर होता है और एक 1 फैक्टर होता है। मींस 2 से अधिक जिस नेचुरल नंबर का फैक्टर आता है उस नेचुरल नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे इसका फैक्टर खुद और 1 के अलावा कुछ और आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, वो नंबर क्या दिया है 7 into 11 into 13 plus 13। तो इसको चेक करेंगे ये कंपोजिट है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए 7 into 11 into 13 plus 13। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बीच में यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई लगा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो एक सिंगल नंबर बनेगा। ये प्लस के उधर एक सिंगल नंबर है, तो ये एक सिंगल नंबर बनेगा, ये एक सिंगल ऑलरेडी है, बीच में प्लस है। तो जब बीच में प्लस माइनस रहता है तो दो नंबर में से कुछ कॉमन मिलता है तो ले लेते हैं। तो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो दोनों में से 13 कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 13 बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 7 into 11। तो 7 into 11 प्लस यहाँ 13 बाहर आ गया तो क्या है 1। अब हो गया 13 ब्रैकेट में 7 into 11 कितना होगा 77 प्लस 1, क्या हो जाएगा 13 into 78। अब इसका आराम से फैक्टर कर लेंगे। वैसे यहां से हम लोग को निश्चित पता चलने लगा कि ये जो नंबर था, जो भी एक्सप्रेशन था, वो 13 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में 13 आया है, साथ ही साथ 78 आया है, इसका भी फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ लास्ट में 8 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। मींस इसका फैक्टर खुद और 1 के अलावा 13 भी आ रहा है, साथ ही साथ 2 भी आ रहा है, अदर नंबर भी आ रहे हैं। तो हम लोग को 1 और खुद के अलावा मिनिमम एक नंबर से मतलब था, तो एक नंबर 13 मिल गया है, तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ मिल चुका है। 8 मींस 30 और 78 को नहीं, 78 का फैक्टर करेंगे तो 2 मिलेगा, अदर बहुत सारे नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही सेकंड ये वाला नंबर को चेक करेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई लगा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, तो ये टोटल मिलके एक ही नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 into 6 into 5 कॉमन आ चुका, उसके प्लेस पे 1, तो 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चाहेंगे तो आप 1 लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे 4 into 3 into 2। ये वाला भी 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई कीमत नहीं है, मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। अब यहाँ पे क्या है 5 निकल गया 1। अब ये वाला 1 का कीमत है क्योंकि इन सभी में आके 1 जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यही 1 लिखते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाई होता तो फिर इसका कोई कीमत नहीं है, आंसर वही आता। अब यहाँ हो गया 5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा 1008 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 5 into 1009। अब इस नंबर में भी देखिए इसका भी फैक्टर, जब इसमें 5 आ चुका है तो 5 इसका फैक्टर होगा, 1009 फैक्टर होगा, अगर ये टूटेगा तो तोड़ लेंगे। मतलब मेन टारगेट है कि इसका खुद और 1 के अलावा दूसरा फैक्टर मिल गया 5, और यही डेफिनेशन था कंपोजिट नंबर का, तो ये भी कंपोजिट नंबर है।
समझ में आ गया होगा। बोर्ड पर से हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर एक अंतिम क्वेश्चन है, उसको अभी सॉल्व करेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक क्रिकेट का मैदान है या फिर किसी भी चीज का फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड है खेलने का, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है। देखिए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड पे सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का वन राउंड ड्राइव, ड्राइव मीन्स कुछ चला रही है या फिर बाइक या फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर चला रही है इसी सर्कुलर पाथ पे, तो इसका वन राउंड कंप्लीट करने में सोनिया कितना मिनट टाइम ले रही है? 18 मिनट। वही रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। वही रवि उसी कार को या फिर बाइक को, किसी भी चीज को चलाता है इसी पे वन राउंड, इसी सर्कुलर पाथ पे, तो वो 12 मिनट लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो क्वेश्चन आगे बोला है कि सपोज मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे क्या किए? गाड़ी चलाना स्टार्ट किए एंड गो, और वो जाना चालू किए सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि यहां से रवि और सोनिया दोनों इस डायरेक्शन में गाड़ी चलाना स्टार्ट किए, तो रवि ऐसे घूम के मुड़ के फिर इसी पॉइंट पे आएगा 12 मिनट के बाद, और सोनिया इसी पॉइंट पे आएगी 18 मिनट के बाद। तो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे चलना चालू किए, ये 18 मिनट टाइम ले रही है और ये 12 मिनट, तो बताइए कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितना समय के बाद वो दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे पहली बार के बाद, मतलब पहली बार के तुरंत बाद। अगर वो दिन भर इसी पे गाड़ी चलाते रहे तो दिन में बहुत बार मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि पहली बार वो एक साथ है, एक साथ यहां से चलना चालू किए, पहली बार के बाद वो दोबारा, मतलब कि पहली बार के तुरंत बाद वो कब इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये बताइए, जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट राउंड सोनिया कंप्लीट करेगी तो 18 मिनट टाइम लगी, रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया होगा, तो सोनिया जब पहला राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आएगी तो 12 मिनट में कंप्लीट करके 6 मिनट में आधा यहाँ तक आ गया होगा, तो पहली राउंड में तो मिलेंगे नहीं, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है किस राउंड में मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितना देर के बाद मिलेंगे। तो इसके लिए जब बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार के बाद तुरंत कब मिलेंगे, मतलब कि मिनिमम टाइम पूछ रहा है, जितना जल्दी हो सके, इट मींस एलसीएम निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम टाइम टू मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट। रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। अगर हम 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी उसके तुरंत बाद वो कितना देर पे फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगी। तो सबसे पहले हमको 18 का प्राइम फैक्टर करना होगा। करिए, क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 3 3 जा 9 2 जा 18। 12 का करेंगे, 12 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का हो गया। अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का क्या था, कैसे निकालेंगे? तो दोनों में जो कॉमन रहेगा, जितना मैक्सिमम बार रहेगा उसी को लेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 जिसमें ज्यादा बार है उसको लेंगे। तो इसमें 2 2 बार है, इसमें एक ही बार है, तो इसमें 2 बार है, तो इसको आंसर में ले लेंगे। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ज्यादा बार इसमें है, तो इसको आंसर में ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 36, है कि नहीं है। तो ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट के बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर सोनिया एंड रवि मीट अगेन, कहां पे? एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और सब कंसेप्ट समझ में आया होगा तो अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करिए,
और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ेंगे √2 √5 को कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।